आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर पर। चैप्टर है भारतीय संवैधानिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं, यानी कि भारत के संविधान का जो विकास हुआ। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारतीय जनता को इतना खूबसूरत संविधान 26 जनवरी 1950 को जो समर्पित किया, उस संविधान के पीछे जो विकास की कारण रहे, जो विकास की अवस्थाएं रहीं, वो क्या क्या रही, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस पर। और जितने भी कारण रहे मित्रों, मैं आपसे बताऊं तो हर एक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं अपनी बात यही से स्टार्ट करूंगा कि कहते हैं कबीरदास की एक उनका दोहा है, धीरे धीरे रे मना सब धीरे धीरे हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। तो ये चैप्टर शायद उसी चीज को चरितार्थ करेगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत संविधान को लेकर के हम भारतीय शासन व्यवस्था को आज चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे एक्ट्स उसके पीछे उत्तरदायी कारण माने जाते हैं। तो 100 घड़े पानी देने के बाद आज भारतीय जनता को इतना खूबसूरत संविधान समर्पित भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया था। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है भारत सरकार अधिनियम 1858। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी वर्तमान को समझने के लिए हमको अतीत में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर 1858 हमने लिख रखा है और यहाँ पर 1773 लिख रखा है। तो मित्रों, ये वह चीज हमको बताती है, ये दोनों जो डेट्स हमने लिखे हैं ये डिफरेंस करता है कि 1858 में पूरी तरह से भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत स्थापित होती है। कब? 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आती है। लेकिन 1858 में भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे भारत को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो यह जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये वही एक्ट है जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण करना स्थापित किया। तो मित्रों, एक चर्चा आता है 1757 की। आपको पता होगा कि 1757 की घटना के बाद जो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो युद्ध हुआ था 1757 का, और उसके बाद बक्सर में 1764 का, इन दोनों घटनाओं के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना पांव बंगाल में जमाना शुरू कर दी। और इसी से कंपनी के सैनिकों के भीतर, कंपनी के जो बड़े बड़े लोग थे, उनके अंदर भारत के अन्य राज्यों को जीतने की लालसा उनके अंदर पनपनी प्रारंभ हुई। तो इन सारी चीजों में क्या क्या कमियां थी इस कंपनी के शासन में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया कि कंपनी पर हम क्या करेंगे, अपना नियंत्रण करेंगे। कैसे करेंगे? इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस एक्ट की कुछ विशेषताएं थी जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। इस अधिनियम के द्वारा, चूंकि 1757 में ये क्या हो गया था, कंपनी का बंगाल पर नियंत्रण हो गया था पूरी तरह से, और वहां पर गवर्नर स्थापित किए गए थे, गवर्नर वहां पर और भारत के अन्य राज्यों में। तो उसी बंगाल के गवर्नर पद में एक पद का नाम उदय होता है, जिसको हम गवर्नर जनरल पद के नाम से जानते हैं। अब इस गवर्नर जनरल को इस गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, और मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे, इसी गवर्नर जनरल के अधीन कार्य अपना करना शुरू कर दिए।
कि कोई तो ऐसा होगा इन गवर्नर के ऊपर जो कोई तो होगा इस गवर्नरों के ऊपर एक गवर्नर जनरल जो इनके ऊपर नियंत्रण रखेगा। खैर, पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये पहला गवर्नर जनरल था। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसी एक्ट की एक विशेषता और है, इस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो थे कुछ मेंबरों को और बढ़ाया गया, जिसकी संख्या क्या कर दी गई, 4 सदस्य बनाए गए। और ये जो सदस्य थे अपने सत्ता को, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी की जो सरकार है उसके अनुसार ये सारे सदस्य कार्य करते थे। अगली इसकी विशेषता थी कि 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1774 में। और इस उच्च न्यायालय में उस समय 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। अब मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश एक होते थे, अन्य इसके साथ 3 न्यायाधीश और होते थे। तो हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की। तो मुख्य न्यायाधीश जो उस समय हुआ पहले हुए थे वो थे सर एलिजाह इम्बे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इनके अलावा थे चैम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे थे हाइड। ये 4 न्यायाधीश थे। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार एक और बात बताई गई कि जो भी कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी खुद अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते। कंपनी के साथ काम करते करते वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। साथ ही वो किसी भारतीय राजाओं से, महाराजाओं से या किसी अन्य व्यक्ति से भी क्या कोई उपहार नहीं ले सकते, ना ही किसी से वो रिश्वत ले सकते थे। क्योंकि एक वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे वो भारत में आने के बाद इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने लगे कि वो कम उम्र में काम करने वाले कर्मचारी यहाँ से ढेर सारा धन लेकर के जाते थे और बड़े ही शान और शौकत से ब्रिटेन में जाकर के रहते थे। और बहुत सारी कंपनी के कर्मचारी ब्रिटिश संसद के तो उस समय सदस्य भी बन चुके थे अपनी धन के बदौलत। है ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसदीय सरकार ने ये बनाया था। अगला बनाया था ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से वो क्या की, कंपनी पर नियंत्रण करने पर और ज्यादा जोर दिया। उसने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की जो सीधे क्या कर सके, कंपनी पर कंट्रोल कर सके। ये सारे काम कौन कर रहा है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसी के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो ब्रिटिश की सरकार थी वह भारत में राजस्व कितना आ रहा है, भारत में सैनिक बल कितना है, भारत में व्यापार की क्या स्थिति है, इन सभी मामलों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, अपना नियंत्रण रखता था और वो सारी जानकारी वो ब्रिटिश संसद को देता था। बाद में आता है एक एक्ट जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये आया था 1781 में। इसके आने के बाद ये हुआ कि बंगाल की जो सरकार थी उस समय वह क्या करे, बिहार और उड़ीसा में उसको कानून बनाने का कुछ प्राधिकार दे दिया गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट पर हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्योंकि मित्रों एक ब्रिटेन के उस दौर के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था
विलियम पिट, इन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है। अब पिट्स इंडिया एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? मित्रों, हम जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हमें अपने सुविधा के अनुरूप नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं, सुधार करते हैं। तो ठीक जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उसी कमियों को ध्यान में रखते हुए ये पिट्स इंडिया एक्ट लगभग 11 वर्षों के बाद ब्रिटिश सरकार ने लाया। अब इसमें क्या किया गया? इसमें ये हुआ कि दोहरे प्रशासन की व्यवस्था हुई। दोहरा प्रशासन कैसे? पहले क्या था कि यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही माध्यम से क्या किया जाता था, वो राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण किया जाता था, व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण किया जाता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद दोहरा प्रशासन हुआ, तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स राजनीतिक मामला भी पहले देखता था और व्यापारिक मामला भी पहले देखता था। इसको दो भागों में बांट दिया गया। अब एक नया आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदारी जो होगी वो राजनीतिक मामलों की होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो देखेगा कि कंपनी को किस राज्य के साथ संधि करनी है, किस राज्य के साथ युद्ध करना है, किस राज्य के साथ व्यापार करना है, सारी चीजें ये कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके नियंत्रण क्षेत्र में राजनीतिक मामला रहेगा। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो यहाँ पहले से ही था, तो इसको क्या कर दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को राजनीतिक मामले उसको हटा दिया गया और इसको एक सिर्फ मामला दिया गया जिसको हम व्यापारिक मामला के नाम से जानते हैं। तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होगा वो व्यापारिक मामलों में अपना कार्य करेगा। तो मित्रों, ये सभी जो कारण हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तरदायी हैं